और आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग सोल्यूशन के एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट एनालिटिक्स में ही आएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंटेज के ऊपर बात की गई थी, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे अगर हम सॉलिड को लिक्विड मिलाते हैं, यानी कि अगर हमारा जो सॉल्यूट फेज है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट फेज हमारा अगर लिक्विड है, तो ऐसे सॉल्यूशन के एनालिटिक्स को मेजर करने के लिए हम लिखते हैं इसको मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कल आपको बताया जाता है कि अगर जिस फेज में आपका सॉल्वेंट होगा उसी फेज में आपका जो सॉल्यूशन है वो भी आएगा। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, तो इसको हम लिखते हैं m बाय v या मास पर यूनिट वॉल्यूम, कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज है इसलिए 100। ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे आप चीनी मिला रहे हैं पानी में तो शुगर का मास आप निकाल सकते हैं, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि फेज क्या होगा वो लिक्विड होगा इसीलिए वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब आप शुगर को पानी में मिलाएंगे तो आपको मिलेगा स्वीट वाटर, और वो लिक्विड फेज में है, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और सेंसिटिविटी की तरफ चलते हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूट जो होंगे वो थोड़े से खतरनाक होंगे। खतरनाक का सेंस ये कि अगर उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होगा तो ये डेंजरस हो सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ फैक्टर्स, जिसमें से पहला है उसको बोलते हैं मोलैरिटी। देखिए, ओके, सो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in per liter solution। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम में, तो आप उसको कहेंगे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको डिनोट करते हैं बेसिकली कैपिटल M से। इट इज डिनोटेड बाय और इसका यूनिट होता है SI यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये होता है मोल्स पर लीटर। वंस आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बता दें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। करेक्ट, ओके। अब जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं। एनालिटिक्स में मोल्स का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने m को
कैपिटल एम को मोलैरिटी डिनोट किया था, इसीलिए हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला ये आएगा। m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम थोड़ी देर के लिए स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, वो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ध्यान रहे ये होना चाहिए लीटर्स में, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है अमाउंट टेकन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना भी सिखाएंगे। तो अमाउंट टेकन हम निकालते कैसे हैं, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि m जो हमने लिया है दैट इज कैपिटल M अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको या यूं कह सकते हैं, इसको W से नोट कर दें, हमारे पास सिंबल का थोड़ा कमी है। सो ये है हमारे पास अमाउंट टेकन, और मॉलिक्यूलर मास को हम स्मॉल m से नोट कर रहे हैं ओवर वॉल्यूम, जो कि लीटर्स में होगा। इसको हम फर्दर लिखेंगे तो ये जाएगा W अपॉन M इंटू V, अगर लीटर्स में है, और अगर ये आपका ml में है तो यही रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। ध्यान रखिए फिर ml में होना चाहिए, ठीक है। तो मोलैरिटी का रिलेशन यहाँ से आता है, तो ये है आपका मोल्स, ये मोलैरिटी है। ओके, सो एक्चुअली मैंने मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था, उसके बाद वॉल्यूम भी आ गया, इसीलिए मुझे इसको मोलैरिटी बोलना पड़ा, ठीक है। सो मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला जो है वो आप इसको यूज करेंगे इन द एनालिटिक्स या इन द न्यूमेरिकल्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है आपका, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। जैसे मोल्स निकालते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से, वैसे ही मोलैरिटी है, बस एक छोटा सा अंतर है, और वो अंतर ये है कि वहां पर यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा था, लिक्विड इन फेज था, तभी तो सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम लिक्विड में हम बोले थे तो वॉल्यूम बोला था। बट जो मोलैरिटी है वहां पर जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फेज में होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वही है मोलैरिटी। So it is defined as number of moles of solute present in per kg solvent, पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है। ध्यान है यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लोअर केस m, ओके। सो m कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अब आप जानते हैं कि अमाउंट टेकन अपॉन मॉलिक्यूलर मास पर केजी सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में होना चाहिए, और केजी में नहीं हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, अगर ग्राम में होगा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स होते हैं, क्लियर। सो ये मोलैरिटी का रिलेशन आ गया, क्लियर। ओके,
अब समय है कि हम कुछ और बातें कर लें, और उनमें सबसे पहले आता है नॉर्मेलिटी। इतना नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओ, या आप लोग जब इंजेक्शन लेते हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी फिक्स होती है, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं उसका तरीका जान लीजिए। सो नॉर्मेलिटी, ये किससे डिफाइंड होती है? ये डिफाइन होती है इस तरह से, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम equivalents in per liter solution, per liter solution। यानी कि अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, इट इज डिनोटेड बाय n, तो ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स यानी कि E, ठीक है, अपॉन पर लीटर सॉल्यूशन। बट ये होना चाहिए किसमें? ये होना चाहिए ग्राम्स में, ठीक है। सो अगर इसको रिफाइंड में लिखेंगे तो W यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सब्सटेंस, यानी कि जो अमाउंट टेकन है उसको हम लोग लिखते हैं NEV और 1000। अगर वॉल्यूम ml में है तो, अगर लीटर में तो नहीं चलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज हम बेसिकली टाइट्रेशन में करते हैं। टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें हम सॉल्यूट के कंपोनेंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये रिलेशन कैसे आता है, ये एग्जैक्ट रिलेशन है। ये रिलेशन कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है वो देख लीजिए। इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल, वैलेंट मतलब वैल्यू। तो इक्विवेलेंट वेट निकालते क्यों है, क्या जरूरत है इसकी, क्यों एक फालतू में टॉपिक बढ़ा दिया गया? बट ऐसा नहीं है, कारण है। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, फिर ये इक्वल इन मास क्यों पढ़ा जा रहा है? तो आंसर ये है कि आप किसी एटम को मेजर नहीं कर सकते मास उसका, तराजू पर रख के तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी हालत में हम कहते हैं कि एटॉमिक मास एक तरह का यूनिट है जो कि हमें एटम के बारे में जानकारी देगा, सिंगल एटम का, करेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताता केवल इतनी बात है कि एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कितने हो सकते हैं। यानी कि वो हमको ये बताएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने H2O लिया, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, तो उसमें 2 ग्राम ही केवल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, बाकी शेष जो 16 ग्राम है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो हमें कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है या कितना कंपोनेंट है उसके मास की जानकारी जो देता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है। बट इक्विवेलेंट वेट आपको ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेगा। रिएक्शन में पार्ट लेने वाली बात कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एटॉमिक मास या एटॉमिक फार्मूला आपको नहीं पता, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, यानी कि एक सब्सटेंस में कितना सब्सटेंस जो होगा वो केमिकल रिएक्शन पार्ट लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O लूँ
तो STO में 18 का 18 ग्राम नहीं पार्ट लेगा, कुछ ही पार्ट लेगा, तो जितना लेगा उसको निकालने के लिए टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम तरीका देख लेते हैं, क्या है वही है। सो इक्विवेलेंट वेट, ये निकालने का तरीका क्या है? तरीका बड़ा सिंपल है। तरीका ये है कि आप निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास, अगर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ डील कर रहे हैं तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप आयोनिक बॉन्ड के साथ डील कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला मास लिखेंगे। मैंने अंतर तरीका रखा है कि फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मेलिटी, जो मोलैरिटी काम करती है वही फॉर्मेलिटी भी काम करती है, बस एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि मोलैरिटी लगती है कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए, ये लगती है इसके लिए। तो जहां आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला मास। ठीक है, बस नहीं अंतर है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो भी है ऑफ ए वैलेंसी फैक्टर, फिर क्या है, वैलेंसी फैक्टर। चलिए ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका अभी देख लीजिए। ठीक है, और फिर वैलेंसी फैक्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया, फॉर एग्जाम्पल ये तो फॉर्मूला पता लग गया। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसीलिए हमने m लिखा था, वो W = NeV/1000, इसी रिलेशन की वजह से आता है। अच्छा देखिए, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लीजिए कोई कंपाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो आपको सबका मास नंबर पता होना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ, H के लिए जो मास नंबर होता है वो होता है 1, सल्फर के लिए होता है मास नंबर 16, नो 32, 16 तो एटॉमिक नंबर हुआ, एंड ऑक्सीजन के लिए जो मास नंबर होता है वो होता है 16, करेक्ट। ओके, अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं? तो तरीका ये है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर, यानी कि ये हुआ मास नंबर 1 हाइड्रोजन का, और कितने एटम्स है 2, क्या ये एलिमेंट खत्म हो गया? जी हाँ, तो प्लस लगाएंगे क्योंकि और भी है। फिर क्या है सल्फर, सल्फर का मास नंबर कितना है 32, और सल्फर कितने एटम्स है? कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16, कितने एटम्स है 4, करेक्ट। कोई हार्ड मैथ्स नहीं है, 2 + 32 + 64, ये हुआ आपका 34 and it is 64 which will give us 98 यूनिट्स, ग्राम किलोग्राम जिसमें भी नाप सकते हैं नाप लीजिए। ठीक है, तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास इस तरह से करता है। ठीक है, अब आते हैं वैलेंसी फैक्टर की बात। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अगर ना समझा पूछ लीजिएगा। फिर आता है वैलेंसी फैक्टर। सो वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर को निकालने के 3 तरीके। ठीक है, पहला तरीका है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ लोग उसको वैलेंसी भी कहते हैं, बट वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में एक अंतर है। वैलेंसी में कभी भी चार्जेस का जो साइन होता है वो नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयंस विच आर रिप्लेस्ड। अभी एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो किसी भी, आप देख रहे हैं यहाँ पे H+ और OH- आयन आ रहा है, यानी कि ये तब काम करता है जब एसिड की बात करते हैं। तो कितने एसिड से H+ आयन या बेस से OH- आयन डोनेट या एक्सेप्ट, ऑफ कोर्स डोनेट कौन करेगा? H+ आयन डोनेट करेगा एसिड, और एक्सेप्ट कौन करेगा? वो करेगा बेस, या फिर OH- आयन डोनेट करेगा
बेस और ऐसे कोड करेगा एसिड, ठीक है। सो नंबर ऑफ OH या H प्लस आयन, OH माइनस या H प्लस आयन जो कि रिप्लेस हो रहे हैं किसी भी कंपाउंड से, बेसिकली एसिड या बेस है, तो ऐसे सब्सटेंस से निकालने के लिए वैलेंसी फैक्टर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेसिकली जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तब काम आता है। अब एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसको, ये है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली ये एक एलिमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक है, तो कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो पोटेशियम का मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होता है 39, तो निकालने का तरीका है 39। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 1, कॉन्फिगर कर लेंगे, एटॉमिक नंबर 90 यानी कि 2881, तो ये जाएगा 1, तो कितना जाएगा 39। तो जितना वैलेंसी होगा उससे हम डिवाइड कर देते हैं। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पे मेटल है कि नॉन मेटल है। मेटल होगा तो कैटायन, नॉन मेटल होगा तो एनायन। अगर मैं कैल्शियम लिखूंगा तो मुझे 48.2 लिखना पड़ेगा, दैट इज 20। अगर ये मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखूंगा तो 35.5/1, क्लोरीन -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 35.5। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब ये है एसिड्स की बात कर ले, तो जैसे मान लिखा H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल के आए इसका। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या है, वो ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मास 98 अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन, ऑफ कोर्स इज एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने डोनेट हो सकते हैं 2, तो इस पे हम डोनेट हो सकते हैं तो 2, जितना आएगा दैट विल बी योर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब ये आता है आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मान लीजिए FeCl2 रिएक्ट कर रहा है किसी एक रिएक्शन से जिसको कहते हैं Al2O3, तो ये रिएक्शन बनेगी AlCl3 प्लस Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन Fe+2 से ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, ठीक है। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ 1 का। तो जो भी आपके पास आयरन है, आयरन का जो मास नंबर है वो 52 53 के अराउंड होता है। जब आप उसको डिवाइड करेंगे 1 से, ध्यान है 1 से, 3 से ना 2 से, जितना चेंज हुआ है, चेंज कितना हुआ है 3 - 2 कितना हुआ 1, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट। अब बात करते हैं किसी एक सॉल्ट के बारे में। एक सॉल्ट है आपके पास, उसमें हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए अभी देखिए, देखिए सो मान लीजिए हमारे कोई सॉल्ट है, मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब कहने का ये है कि कोई बड़ा सा केमिकल फॉर्मूला ले रहा हूँ ताकि NaCl से समझा करके आपको बोल ना करूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है Na2SO4, ठीक है। हमको इसका निकालना है क्या, हमको इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो तरीका ये है कि आप इसको पहले तोड़ लीजिए तो टूटेगा Na+, ठीक है, और ये SO4 -2, ठीक है। बट ध्यान रहे यहाँ Na कितने हैं 2 हैं, तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा, करेक्ट। अब आप करिए क्या, आपने कैटायन आयन में तोड़ लिया, अब तो दूसरा काम होगा वो होगा आप सेपरेटली इन लोगों का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। क्या करेंगे, सेपरेटली इन दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। देखिए क्या निकालते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, ये कैसे निकालेंगे, सोडियम का मास नंबर 23, करेक्ट, चूंकि 2 एटम्स है तो इसको लिखेंगे 2 × 23 अपॉन यहाँ पे चार्ज कितना है +1,
ठीक है, +1 है 1 सोडियम के लिए, 2 सोडियम कितना हो जाएगा 2 × 1, तो ये हो जाएगा कितना 23 यूनिट्स। ऐसे SO4 का निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट फॉर SO4 अभी बताया था तरीका। S कितना है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 × 4 और इनके पास चार्ज कितना है 2 का, प्लस माइनस ये आपको पता है कि ऑक्सीडेशन से चेंज हो रही है। जब है 32 + 64/2 यानी कि ये हो जाएगा 96/2 विच इज इक्वल्स टू 48, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग तय करते हैं कि इक्विवेलेंट कैसे निकालता है। आज हम लोगों ने एसिड का, हमने किसी एक आयन का, हमने किसी एक एलिमेंट का, या हमने किसी केमिकल रिएक्शन में, या हमने एक सॉल्ट में इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा है, और ये सेंट्रल लेक्चर था जो कि आपको दिया जाना था। अब हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे कि अगर सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो किन किन फैक्टर्स पर सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी पहली बात होता क्या है, फिर किन किन फैक्टर्स पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। उसके अलावा फिर जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट जब डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ पर एक आइडियल लॉ आता है जिसको हम कभी कभी हेनरीज लॉ भी कहते हैं, उसके नाम से जानते हैं। तो हेनरीज लॉ के ऊपर बात करेंगे और फिर मच मोर जो आगे आप डिस्कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही, देखते ही V3 बाय द साइंस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।